हम लोग अब अभी बायोलॉजी कर रहे थे, है ना। बायोलॉजी का बच्चा है, उसे भी पूरा करा देंगे। और हम आप लोग डिमांड कर रहे थे एसएसटी का, ठीक है ना। एसएसटी मतलब सोशल स्टडी, ठीक है ना। तो सीबीएसई क्लास 10th का सोशल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि इसके 2-3 सेक्शंस होते हैं, है ना। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है और इकोनॉमिक्स भी है ना। और आपके एनसीईआरटी बुक में जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसमें पहला क्या दे रखा है, सिविक्स, है ना। तो सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो है आपका वो है पावर शेयरिंग, ठीक है ना। इसको ईजिली समझेंगे, चूँकि एनसीईआरटी बढ़िया समझा रखा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है और एग्जाम क्लोज है, तो इसको इजीली समझें कि स्टोरी की तरफ पढ़ें। आप जानते होंगे कि एसएसटी टफ लगता है, सबको टफ लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो टफ नहीं लगेगा। उसको एक स्टोरी जैसा बना लें, एक घटना से जोड़ते चलें, एक इवेंट के बाद अगले इवेंट को समझते चलें। इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि लर्निंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है इसको रटने की। आइए समझते हैं, है ना। एक एक बात का लिटरल मीनिंग निकालिए, समझ में आएगा आपको। पावर शेयरिंग क्या लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नाम से ही नहीं लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच कोई पावर हो अगर, तो उसको शेयर कर दिया जाए, कुछ इनके पास कुछ उनके पास, ऐसा करके। समझ में आ रहा है ना, किसी एक के पास पावर ना हो, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग का अगर मतलब समझें तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब समझ में आ रहा है ना। कहीं कोई इंस्टीट्यूशंस है, कहीं कोई सोसाइटी है, उनके बीच पावर को आप बांट दीजिए। अलग अलग पावर सबको दे रखिए, मतलब किसी एक के पास एक ही पावर ना हो, या सब पावर किसी एक ही के पास ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा समझने के लिए हम लोग जो स्टोरी यहाँ जैसे, अच्छा ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, तो ऐसे समझिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए देयर इज अ कंट्री ना, व्हाट आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर हियर इन स्फेरिकल शेप एंड आई हैव रिटन विद इन दैट राउंड एक्स एंड वाई। मान लो कि ये कंट्री है, सपोज दिस इज अ कंट्री एंड देयर आर 2 डिफरेंट कम्युनिटीज सर्वाइविंग। वहाँ 2 अलग अलग कंट्रीज लोग हैं कम्युनिटी के, एक्स और वाई। नहीं समझ में आया। अब ऐसा मान लीजिए किसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री को ले लो और मान लो कि किसी को ले लो, है ना, जैसे साउथ अफ्रीका को ले लो, है ना। तो उसमें एक्स और वाई को आप मान के चलिए कि एक्स क्या है, एक्स वाले मान लो कि ये ब्लैक वाले लोग हैं, है ना। ये कौन से हैं, ये ब्लैक वाले, ठीक है ना, निग्रो जिनको बोलते हैं, ठीक ना। और ये वाई वालों को आप मान लो कि ये वाइट गोरे लोग हैं, है ना। ऐसे 2 कम्युनिटीज में बटा हुआ है, ठीक है। रेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ी सी यहाँ पे जो टचबिलिटी की फीलिंग होती है, मैं उसको बात कर रहा हूँ। एक्स वालों के पास मान लो पावर है ना। उल्टा हो गया क्या, एक्स वालों के पास पावर है ठीक है ना। चलो ऐसा मतलब नहीं है, मान लो आप कि जो एक्स कैटेगरी वाले हैं या जो एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके पास पावर है। पावर मतलब हर बात उन्हीं के पास, कोर्ट कचहरी कानून लॉ ऑर्डर सब उन्हीं के पास है, ठीक है ना, पूरा उन्हीं के पास है। और इनके पास नहीं है, नो एनी पावर। अब क्या होगा, अब इससे दिक्कत ये होगा स्टूडेंट्स कि फील्स लाइक आउटर। तो यहां मैंने लिखा है ब्रैकेट में फील्स लाइक आउटर। ये जो वाई कैटेगरी वाले हैं, जिनके पास कोई फीलिंग्स कोई पावर नहीं है, इनकी फीलिंग कैसे होने लगेगी कि जैसे मैं बाहरी हूं अपने ही देश में, इनको लगेगा कि मैं फॉरेनर हूं, मेरा इस कंट्री में कोई हक पावर नहीं है। पावर नहीं है तो हक नहीं है, तो इसका घाटा क्या होगा। आप सोचोगे कि सोचने तो उनको ऐसा सोचते हैं तो, लेकिन इसका नुकसान होगा। आप समझिए, इसका नुकसान ऐसे होगा कि किसी फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हों और चारों के बीच एक इक्वल और सिमिलरिटी वाला बिहेवियर ना हो, है ना, वहाँ पे थोड़ी सी पार्शियलिटी की जा रही हो, तो जो जिसके साथ ऐसा किया जा रहा होगा उसको फैमिली अपनापन नहीं लगेगा, और वो फैमिली के ग्रोथ में, फैमिली के डेवलपमेंट में अपना 100% क्यों देगा, ठीक है ना। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि अगर उसमें एक्स और वाई 2 कॉन्स्टिट्यूट हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों जब अपना बेस्ट देंगे तो ये कंट्री अपलिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो कंट्री के अपलिफ्ट के लिए जरूरी है कि दोनों के साथ किसी प्रकार का कोई टचबिलिटी ना रखा जाए, कोई पार्शियलिटी ना रखा जाए। तो ऐसा जब नहीं रखा जाएगा तो दोनों अपना बेस्ट देंगे, किसी को किसी से कोई तकलीफ और कंप्लेंट्स ना हो, मतलब दोनों का एक दूसरे की फीलिंग का रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है ना। तो अगर ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दिया, मोटा एग्जाम्पल, आपको नहीं समझ में आया, तो लेट्स लुक अबाउट दोज एग्जाम्पल्स विच हैव बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक ना। तो वेरी फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट, ओके, बिफोर टू नो अबाउट अदर एग्जाम्पल्स वी हैव टू लर्न हियर द लिटरल मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट आई हैव रिटन दैट इन्वॉल्वमेंट ना। पावर शेयरिंग का मतलब हुआ किसी भी फंक्शंस में, कंट्री के किसी भी पावर में, किसी भी सत्ता में, किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी एक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो, सबकी सहभागिता हो, शेयरिंग हो, सबके पावर शेयर हो, ऑफ एवरी कम्युनिटी, कैटेगरी, ग्रुप, पीपुल इन द पावर ऑफ कंट्री। किसी में, कम्युनिटी में, कैटेगरी में, ग्रुप में, लोगों में, इन द पावर ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के लोगों में, कम्युनिटी में ये पावर
क्या हो, बटा हुआ हो, या ये लोग इसमें इन्वॉल्व हों, किसी भी पावर में इन्वॉल्व हों, किसी एक ही व्यक्ति का, विशेष का और एक ही कम्युनिटी का उसमें पूरा पावर ना हो। ठीक है, आइए समझते हैं बेल्जियम, है ना। तो किसकी बात करें, बेल्जियम की बात करें अगर, सबसे पहले एग्जांपल हम लोगों ने दो कंट्री का लिया, बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ डाइवर्सिटीज पाई गई। डाइवर्सिटी मतलब समझते हैं, अब चाहे रिलीजन के बेस पर, चाहे लैंग्वेज के बेस पर, या किसी कम्युनिटी में स्पेशलिटी के बेस पर कुछ उनमें डिफरेंसेज अवेलेबल हैं और वो उसी कंट्री के बीच हैं, है ना। तो क्या हुआ और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और कैसे सोल्यूशन खोजा गया, ये देखते हैं। बेल्जियम के बारे में समझते हैं। पहली बात समझो, स्मॉल यूरोपियन कंट्री, ये एक यूरोप का कंट्री और छोटा सा कंट्री है, ठीक है ना। पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 1 करोड़, ठीक ना, 1 ही करोड़ है ना। अपने यूपी के सामने तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1 करोड़ आपके बुक में लिख रखा है कि ये हमारे हरियाणा से भी कम है, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो कि लेस देन हरियाणा, ठीक है ना, लेस देन हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा, ठीक है, ठीक है, हरियाणा से भी कम हुआ, ठीक है ना। थोड़े स्पेलिंग टेस्टिंग हो तो कर लिया करो एडजस्ट, ठीक है ना, समझिए। तो हरियाणा से भी इसकी कम पॉपुलेशन रही। चलो ये नहीं जानना है कि क्या पॉपुलेशन रहा, लेकिन वहां पे जो कन्फ्लिक्शन हुआ वो समझो आप। ये जो 1 करोड़ रहा, ये क्या हो गया, ये बट गया कुछ ग्रुप्स में, कुछ कम्युनिटीज में बट गया। वो देखिए आप, हुआ क्या, एक मेजोरिटी और एक मिनॉरिटी वहां पे क्रिएट हो गई, है ना। वो किस आधार पर, लैंग्वेज के बेस पे, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। कुछ ज्यादा बोलने वाले हो गए किसी अदर लैंग्वेज को और कुछ अदर लैंग्वेज को बोलने वाले कम हो गए। तो मेजोरिटी किसकी हुई, देखो इन मेजोरिटी में कौन हुआ, फ्लेमिश रीजन। वहां पर एक इलाका था, एक स्पेशल एरिया था ना। कौन सा एरिया था, फ्लेमिश ना। फ्लेमिश एरिया में 59% पीपुल्स वे आर लिविंग, दे यूज्ड टू स्पीक डच स्पीक लैंग्वेज, है ना। वो डच बोलते थे, ये लोग डच स्पीकिंग थे। कितने, 59। आप ही सोच लो कि किसी कंट्री के पॉपुलेशंस का 59% कहीं पर हो तो मेजोरिटी हो गया ऐसे ही। तो ये मेजोरिटी में थे, है ना। और वहां पे एक वेलोनिया एक रीजन था, है ना, ये भी लिख लो आप, ठीक है ना। ये जो वेलोनिया रीजन रहा, यहां पर 40% पीपुल वेयर स्पीकिंग फ्रेंच। ये 40% कौन थे, फ्रेंच बोलने वाले थे, ठीक है ना। और इनमें एक डिफरेंसेस देखो। पहला डिफरेंस तो आपको दिख गया होगा, इनके स्ट्रेंथ के का डिफरेंस, के स्ट्रेंथ का डिफरेंस तो हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि ये जो डच स्पीकिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे, दे वेयर शॉर्ट ऑफ मनी, इनको पैसे की कमी थी। शॉर्ट ऑफ लैंड, ये लैंड लेस भी थे। शॉर्ट ऑफ जॉब, इनको ऑक्यूपेशंस और सर्विसेज की भी दिक्कत थी। कुल मिला जुलाकर लेस एजुकेटेड थे ये लोग, है ना। उतने वेल मेंटेन नहीं थे, इतनी अच्छी इनकी स्टेटस नहीं थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, और ये जो 40% है वेलोनिया रीजन वाले, ये प्रॉस्पेरियस थे, मतलब अच्छा स्टेटस था इनका, सब इनके पास था। ये जो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैंने एरो करा कि ऑल अवेलेबल, ये सब कुछ था इनके पास। लैंड भी था, जॉब भी थे, ऑक्यूपेशन भी थे, सर्विस भी थे और वेल एजुकेटेड भी थे। कुल मिला के रिच थे और पावरफुल थे। आ रहा है समझ में। तो ये तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब देखो, अच्छा अब ये देखो 59 और 48 करोगे तो कितना होगा, 99 ही होगा। तो जो 1% बच्चे वो जर्मन स्पीकिंग थे, इंटरमीडिएट फेज बिटवीन बोथ ऑफ देम, यू कैन से लाइक दिस, ओके। तो दिस वाज द सिचुएशंस इनटू बेल्जियम, ठीक है ना। और कुछ जानो कि फिर हुआ क्या, ये जानना काफी नहीं था। जो सिचुएशंस आगे बढ़ा, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो हुआ बेल्जियम की कैपिटल में। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, बड़ा वेल क्वालिफाइड और वेल मेंटेन्ड और डेवलप्ड कंट्री, बढ़िया कंट्री है ना। क्यों और कैसे, देखो एक डाइवर्सिटी तो यहाँ पर हो गई, यू नो। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी हो जाए, जहाँ पे वैरायटी हो जाए, चाहे किसी मामले में हो जाए, कल्चर को लेकर के हो जाए, है ना, कम्युनिटी को लेकर हो जाए, रिलीजन को लेकर हो जाए, लैंग्वेज के बेस पर हो जाए, एक वैरायटी जहाँ पर अवेलेबल हो, वहाँ डाइवर्सिटी तो हो जाएगा, ठीक ना। अपने इंडिया में भी है। चलो, तो हुआ क्या, ब्रसल्स में, ब्रसल्स एक जो राजधानी थी, वहां पर हुआ क्या कि 80% जो थे वो फ्रेंच थे। समझ में आ रहा है बात में। देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी किसके पास हो गई, पूरे कंट्री की मेजोरिटी हो गई किसके पास, डच स्पीकिंग के पास। लेकिन जो उसकी कैपिटल थी, वहां पे मेजोरिटी किसके पास हो गई, फ्रेंच स्पीकिंग के पास हो गई। समझ में आ रहा है बात ना। और जो मिनॉरिटी में थे पूरे कंट्री में, सिर्फ 40% थे फ्रेंच स्पीकिंग, वो वहां पे डच स्पीकिंग हो गया, उल्टा हो गया। तो जो यहाँ मेजॉरिटी था वो वहाँ मिनॉरिटी हो गया, जो मिनॉरिटी था वो वहाँ पे मेजॉरिटी हो गया। तो वहाँ पर एक कन्फ्लिक्शन हो गया। अब कन्फ्लिक्शन कैसे हुआ आप ही सोच लो। ये जो ज़्यादा
थे ना, ये ज़्यादा जो स्ट्रेंथ में थे, ये अपने स्ट्रेंथ के बेस पर कुछ मनमानी करते होंगे, समझ में आ रहा है बात ना उसका। और इनके पास इन चीज़ों का सॉर्ट ऑफ था, अभाव था, तो ये भी चाहते होंगे कि मुझे ये चीज़ें मिले, और ये वेल क्वालिफाइड नहीं थे, समझ में आ रहा है बात ना। तो इसको लेकर के इनके बीच एक कन्फ्लिक्शंस बना होगा, एक टेंशन क्रिएट हुआ होगा। दिस लीड्स अ टेंशन या कन्फ्लिक्शंस इन द कंट्री फ्रॉम 1950 टू 1960। 1950 से लेकर 1960 तक वहाँ पे एक कन्फ्लिक्शन चला, एक आपस में तनाव हुआ इन दोनों समुदायों के बीच, बिटवीन बोथ ऑफ द कम्युनिटी, है ना, एक टेंशन चला। लेकिन अब इस टेंशन को बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे डील करा, क्या प्लान बनाया, क्या स्ट्रक्चर था, वो इसके बाद हम मिटा के आपको बताते हैं स्पेस करके। नीचे हमने देखिए लिखा है, अगर आप देखना चाहें तो हमने लिखा इट जनरेट्स अ कन्फ्लिक्शंस या टेंशंस। लेट्स सी फर्दर व्हाट स्टेप्स वेयर टेकन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट, है ना। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कौन सी अपनी विजडम का परिचय दिया और क्या किया कि इनके बीच एक बैलेंस क्रिएट हुआ और वेल क्वालिफाइड कंट्री बनी, ठीक है ना। ये दिस वाज ऑल अबाउट द बेल्जियम्स कंट्री, ठीक है ना। तो अब लेट्स नो श्रीलंका। अब किसके बारे में जानते हैं, चलो श्रीलंका के बारे में जानते हैं, ठीक ना। इसने अपना अच्छा सोल्यूशन निकाला, मैं अगले वाले क्या इसी वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ। श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका के बारे में पहले जान लो कि पहले तो ये स्मॉल आइलैंड है इन साउथ एशिया, हमारे साउथ एशिया में, हमारे एशिया में ही आता है ना जिसमें हम आते हैं, ठीक है ना। स्मॉल आइलैंड है 2 करोड़, तो ये कह सकते हो कि इक्वल टू हरियाणा, समझ में आ रहा बात ना, ये हरियाणा के इक्वल हो गए, ठीक है ना, ये हरियाणा के इक्वल हो गए, ठीक है ना, बात समझ में आया। मुझे लगता है हरियाणा में आई नहीं होगा क्या शायद, ठीक ना, चलो देख लेते हैं अगले वाले में, है ना। लेकिन देखो आप बना लीजिएगा, इतना कोई इशू नहीं है ना, इशू तो है, ऐसा गलती मत कीजिएगा आप, ठीक है ना। हाँ चलो, तो पॉपुलेशन कितना हुआ इनका 2 करोड़, जो हरियाणा के इक्वल हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ भी डाइवर्सिटी पाई गई। यहाँ जो डाइवर्सिटी पाई गई वो देखो कैसी पाई गई, वहाँ पे भी 2 अलग अलग डिफरेंस के लोग पाए गए, एक सिन्हाला स्पीकिंग थे और एक कौन थे, तमिल स्पीकिंग, ठीक है ना। ये जो सिन्हाला स्पीकिंग थे वो कितने थे, 74%। आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जही ढेर वही शेर, तो जो ज़्यादा होंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी तो नहीं के पास ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, है ना। ये 74% थे, तो मनमानी यही करेंगे, समझ में आ रहा है बात ना। कर तो ये भी सकते थे, लेकिन इनके पास बड़ी प्रॉब्लम था, ये वेल मेंटेन नहीं थे, ये क्वालिफाइड नहीं थे। इनका देखो तो जैसे, अच्छा ये सिन्हाला स्पीकिंग जो थे, है ना, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स ये वहीं के परमानेंट थे। आप यहाँ समझो, सिन्हाला स्पीकिंग ये तो श्रीलंकन हो गए, और ये बुद्धिस्ट को मानते थे, तो हमारा बात ना, ये श्रीलंकन ही थे। और किस धर्म को मानते थे, दे ट्रस्ट इनटू बुद्ध धर्म, है ना, ये बुद्ध धर्म में ट्रस्ट करते थे। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा है तमिल स्पीकिंग, और तमिल स्पीकिंग कितने हो गए, वो 18% हो गए। वो जो तमिल स्पीकिंग 18% है, उनमें भी 2 अलग ग्रुप्स दिखे आपको, वो कौन कौन से, 13% और 5%। और ये जो 13% ये कौन हुए, ये परमानेंट सिटीजन थे, समझ में आ रहा बात ना। ये श्रीलंका के परमानेंट सिटीजन थे, वो 13% हुए, और वो तमिल बोलते थे, तमिल लैंग्वेज को। ऐसा क्यों हुआ, देखो है ना कि हमारे बॉर्डर से, हमारे जो समुद्री सीमाएं हैं, उससे हमारे श्रीलंका जो है बड़ा क्लोज है, बड़ा हमारा बहुत पड़ोसी देश है ना। इसीलिए तमिल, हमारे इंडिया का जो तमिलनाडु है उसका हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है, उसमें एक देखा जाता है विजिबिलिटी, है ना। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये 13% हुए, और ये परमानेंट सिटीजन थे, कहाँ के, श्रीलंका के, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। और ये कौन हुए, 5% हुए, ठीक ना। ये 5% कौन हुए, ये इंडियन तमिल थे। यू नो इंडियन तमिल का मतलब क्या हुआ, इंडियन तमिल का मतलब ये हुआ कि द पीपुल्स हु हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, और वो कहाँ से गए थे, वो तमिल से गए, तमिलनाडु से। मतलब ये कब की बात है, आप समझ रहे हैं, बात ये तब की है जब अंग्रेज हमारे शासन करते थे, तो यहाँ से कुछ लोगों को पकड़ करके, मजदूरों को, है ना, कहाँ ले गए, श्रीलंका ले गए। क्या करने, जैसे कुछ उनका अपना था ना कि कोई बिजनेस चाय वाला, है ना, तो यहाँ से मजदूरों को पकड़ के जब वो ले गए, तो वो किस एरिया से ले गए, वो तमिलनाडु से ले गए। तो कैसे इंडियन हुए, इंडियन तो हुए, लेकिन कैसे इंडियन तमिल इंडियन हुए। और वो बोला क्या करते थे फिर, उनका अपना मदर लैंग्वेज वही था तमिल, है ना। तो वहाँ जाकर के वो उसी में रहने लगे। अब उनके एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, उनकी जो जनरेशन वहीं रहने, पलने, बढ़ने लगे, तो उनके आने वाली पीढ़ियाँ जो हुई वो इसी में अडॉप्ट हो गई, तो वही इस लैंग्वेज के स्पीकर हो गए, ठीक ना। हाँ, यहाँ दोनों चीज़ें पाए गए स्टूडेंट्स। यहाँ सिर्फ क्या पाए गए, बुद्धिस्ट, और यहाँ क्या पाए गए, यहाँ हिंदू भी पाए गए, मुस्लिम भी पाए गए। इस दोनों कैटेगरी में हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, यहाँ नो बुद्धिस्ट, यहाँ कोई बुद्धिस्ट नहीं था।
और ये जो 7% आपको दिखाई दे रहा है ये धर्म के बेस पर, ये कौन हुए? क्रिश्चियन हुए। ये क्रिश्चियन में कौन आ गए स्टूडेंट्स? क्रिश्चियन में ये वाले भी आ गए और वो वाले भी आ गए। समझ में आ रहा ना? इनके भी परसेंटेज और उनके भी परसेंटेज, मतलब तमिल स्पीकिंग भी इसी में थे, सिन्हाला स्पीकिंग भी इसी में थे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे कौन सा कन्फ्लिक्शन हुआ वो देखना आपको जरूरी है। एक्चुअल में इसका सोल्यूशन अभी ठीक से नहीं निकला है ना, आपको समझाते हैं। लेकिन हुआ कि ये जो सिन्हाला स्पीकिंग 74% दिखाई दे रहा है ना, ये काफ़ी कुछ मनमानी करने लगे। ये अपना गवर्नमेंट बनाए, अपना पावर लिए और अपना लॉ बनाए, उस लॉ में इनको बार बार सप्रेस करते चले गए और एट्रोसिटी, आउट रेंज अत्याचार करते गए। तो इनके जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो फिर जानते हो आप, रिवॉल्यूशन होता है ना, एक नया विरोध होता है। वही हुआ। कैसे हुआ और इन लोगों ने सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया या नहीं कर पाया और इन लोगों ने कैसे किया, इसको नोट कीजिए आप, तो हम उसको भी बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। दिया था हमने बेल्जियम का कंडीशन, श्रीलंका का कंडीशन लिया था। ठीक है, अब समझते हैं कि ये दोनों कंट्रीज ने कैसे डील किया अपने इस कन्फ्लिक्शन को। उनके पास जो पावर शेयरिंग से लेकर प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ उसको कैसे डील किया। ठीक ना, तो सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम का। ठीक ना, हमने आपको एक कंक्लूजन भी दिया था कि बेल्जियम ने ठीक से इसको डील कर लिया और वेल क्वालिफाइड कंट्री की लिस्ट में है वो, और ये नहीं कर पाया। ठीक है, हुआ क्या? बेल्जियम एक्सेप्टेड द रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बात समझ में आ रहा ना? सबसे बड़ी जो इसकी खूबी रही, जो इसकी क्वालिटी रही, वो ये कि इसने अपने रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। ये बात को इसने माना कि हाँ हमारे पास डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के लेवल पर हो या रिलीजन के लेवल पर, ये बात को उसने मान लिया। ठीक ना भाई, समझो, अगर किसी देश का, किसी कंट्री का, किसी भी राज्य के प्रजा परेशान हो और राजा इस बात को माने ही ना, वो मानने को ही तैयार ना हो कि प्रजा परेशान है, तो फिर तो ऐसे भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं करा, उसने माना कि हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली बात। एंड डिड 4 times अमेंडमेंट इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने संविधान में 4 बार उसने संशोधन किए। आप बताओ ऐसा क्यों किया गया होगा? ठीक ना, क्यों किया होगा? फॉर द वेलफेयर, है ना, फॉर द वेलफेयर, है ना, अब द पीपुल, अब द पब्लिक, लोगों के कल्याण के लिए उसने क्या किया? 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया। कैसे संशोधन किया होगा? कोई रूल गलत होगा उसे किया होगा, किसी से पार्शियलिटी होता होगा उसे हटाया होगा, कहीं पर उसके जो फ्लेमिश और वोल्वेनिया के लोग थे उनमें सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता होगा, उसे ठीक किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने कंट्री को डेवलप करना था। ठीक है ना, दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लाइव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में रहने के लिए इस अमेंडमेंट ने लोगों को क्या किया? प्रोत्साहित किया। ठीक है ना, दैट वुड एनेबल, उन लोगों को सामर्थ्य बनाया कि हाँ आप साथ में रह सकते हैं। अब देखिए ऐसा हुआ कि बेल्जियम ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, वो मॉडल दोनों को बैलेंस करने के लिए था। तो बेल्जियम के मॉडल में क्या हुआ है देखिए आप, मेड अ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम ने अपने कंट्री का एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, जैसे हमारे कंट्री में है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे पीएम होते हैं ना, तो एक केंद्र की सरकार बनाई उसने, मेन गवर्नमेंट बनाया जो पूरे कंट्री को डील करता था। उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स। ये बहुत बड़ी पॉलिसी रही जिससे लोगों में लगा कि हाँ बैलेंस है। आपको पता है कि फ्रेंच और डच जो है दोनों अपने स्पीकिंग वाले रीजनल एरिया में, जो फ्लेमिश और वोल्वेनिया था, उन दोनों जगह पर इनकी मेजॉरिटी और मिनोरिटी अलग अलग थी। लेकिन उसने ऐसा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया और वहाँ मिनिस्टर्स के नंबर दोनों अलग अलग लैंग्वेज वालों का बराबर रखा। एनी न्यू लॉ पासेस विद कन्फेसमेंट बाय बोथ। कोई भी नया कानून आता था तो दोनों मिनिस्टर्स के एग्रीमेंट से, ये भी मानते थे और ये भी मानते थे तब, मतलब समझ रहा है ना, इट वाज इम्पॉसिबल टू पास एनी न्यू लॉ विद द हेल्प ऑफ सिंगल ऑफ देम। ठीक ना, किसी एक के सारे पॉसिबल नहीं था। व्हाई? बिकॉज द मिनिस्टर्स नंबर्स वेयर सेम इनटू दियर हाउस, जो सदन था उनका बराबर था। सपोज करो आप कि सम रूल्स वेयर रिकॉग्नाइज बाय दिस डच, डच ने कोई रूल लाया, फ्रेंच वेयर नॉट एग्री विद दस, उसके साथ वो एग्री नहीं हुए, तो वोटिंग होगा, वहां पर वोटिंग होगा तो इनके नंबर्स बराबर हैं, केवल ये वोट देंगे ये नहीं देंगे। तो अगर वोटिंग नहीं पास होगी तो फिर कोई बिल भी नहीं पास होगा। ठीक है, मेनी पावर्स वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझ रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको रीजनल गवर्नमेंट में बांट दिया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं। ठीक है ना, अरे भाई अपने इंडिया में भी तो है ना, हर स्टेट के क्या है, गवर्नमेंट अलग अलग हैं, जिसके चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम उसके हेड को। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, मेनी पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच वालों के एरिया में, फ्लेमिश और वोल्वेनिया में, वहां पे एक गवर्नमेंट बनाया, उसको रीजनल गवर्नमेंट बोला, स्टेट गवर्नमेंट बोला, और वहां के जो हेड थे, जिनको आप चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, उनको एक कुछ पावर दे दिया।
फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट हुआ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं था, उसके पास कुछ खुद के कुछ पावर थे जिसे वो ले सकता था, है ना, जिसके अकॉर्डिंग वो। अच्छा बताइए इससे क्या हुआ, इससे स्टूडेंट पावर शेयरिंग हुआ कि नहीं ना? दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग, व्हाट वाज हैव बीन टेकन बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट एंड इट वाज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट रीजनल, ठीक ना, फ्लेमिश एंड वेलमेनिया, ठीक है ना। अब देखिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज मॉनिटरिंग बोथ ऑफ देम, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मॉनिटरिंग करती थी। भाई अपने आप देख लो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कुछ उसके पावर्स होते हैं जो आप दोनों से स्टेट गवर्नमेंट पे वो कर सकती है। फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे मेड अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, क्योंकि आपको पता है कि ब्रुसेल्स में कुछ अलग ही प्रॉब्लम चल रहा था। ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वहाँ कुछ अलग ही कंडीशन था। वहाँ जो पूरे कंट्री की माइनॉरिटी थी वो यहाँ मेजॉरिटी थी, और जो पूरे कंट्री की मेजॉरिटी थी वहाँ पर माइनॉरिटी थी। तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, वेयर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वेयर इक्वल टू, और वहाँ भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को बराबर रखा गया, वेयर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वेयर इक्वल टू। ऐसे ही मतलब नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स। फिर क्या हुआ, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये क्या है? देखिए बेल्जियम ने बहुत दिमाग लगाया, रीजनल वाले गवर्नमेंट को बना करके स्टेट गवर्नमेंट का रूप दे दिया और बोल दिया कि आप अपने अपने को डील कर लो, है ना। मतलब भाई डच वाला अपने डच वाले की अपलिफ्टिंग के बारे में सोचेगा, उनकी दर्द को, उनके तकलीफ को समझेगा, तो ये डच वालों को दे दिया कि भाई डच वाले में आप मिनिस्टर हो गए और फ्रेंच वाले में आप मिनिस्टर हो गए। कोई भी नया रूल आप नहीं पास कर सकते बिना इनके हेल्प से, और आप नहीं पास कर सकते बिना उनके हेल्प से, ठीक है ना। पहले इसकी पॉलिसी अच्छी रही। दूसरी, ब्रसेल्स में जो प्रॉब्लम था कैपिटल में, उसमें भी बड़ा अच्छा पॉलिसी लाया, वहां भी ऐसे ही एक रीजनल गवर्नमेंट बना दिया। अब एक समस्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये समझे बड़ा अच्छी बात है स्टूडेंट्स। दो तरह के गवर्नमेंट आप समझ के रखें, देयर आर टू ऑर्गन्स, है ना, गवर्नमेंट के। कैसे कैसे, एक पॉलिटिकल समझे और एक कम्युनल समझे। तो जो कम्युनल हुआ वो क्या हुआ, कम्युनल में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की कोई बातें नहीं होंगी ना, इसमें कल्चर की बातें होंगी, रिलीजियस की बातें होंगी, लैंग्वेज की बातें होंगी और सोशल की बातें होंगी, ठीक है ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी ऐसा ही हुआ। सम पीपुल्स वेर एक्सपर्ट इन सम रिलीजियंस, कल्चरल्स एंड सोशल इशूज, कुछ लोग कल्चरल और रिलीजियस के मामले के जानकार होते हैं, और उन लोगों को दे वेयर मेड द ऑर्गन ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के उन्हीं को बना दिया गया, चीफ बना दिया गया, चाहे जो समझ लो मिनिस्टर्स बना दिया गया, किस गवर्नमेंट के कौन। अच्छा समझ में आया ये कौन सा गवर्नमेंट है? ये वही गवर्नमेंट है, ऐसे समझे आप कि जैसे हम कह रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट्स ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट सारे फैसले नहीं ले सकती। जैसे मैं बोलूं भाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो केवल वर्किंग के फैसले ले सकती है ना, अब कुछ रिलीजियस का मैटर होगा तो उसे गवर्नमेंट थोड़ी लेने आएगी। जैसे समझे आप, हिंदू रिलीजियंस में हो कि नवरात्र इस दिन से मनाया जाएगा, तो ये तो हिंदू धर्म का कोई एक्सपर्ट ही बताएगा। अगर इसको कोई गवर्नमेंट बोले कि नहीं इसी दिन मनाया जाएगा, तो पीपुल्स विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस, ठीक ना, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स देम। सो व्हाई? बिकॉज सम कम्युनिटीज इशूज कुड नॉट बी हैंडल्ड बाय पॉलिटिकल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे कम्युनिटी इशूज होते हैं जिनको पॉलिटिकल बॉडी डील नहीं कर सकती, ठीक है ना। समझ गए होंगे, जैसे कोई मुस्लिम फेस्टिवल हो, उसमें हो कि कल जो है फतवा जारी हो जाए कि कल मनाया जाएगा ईद चांद को देखने के बाद। अगर गवर्नमेंट फोर्स करे कि नहीं कल नहीं आज ही मनाना है, तब तो ये तो पावर शेयरिंग का दुरुपयोग हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल फोर्सफुली होता है तो ऐसा ठीक नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? कहने का मतलब समझिए आप, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी बैलेंस कर दिया, रिलीजियस के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, सोशल के बेस पर जितने इशूज थे उन्हें भी बैलेंस करने का बेल्जियम ने एक अच्छा सा आइडिया निकाला। कितना सुंदर मॉडल है इसका, ठीक ना। तो कंक्लूजन, रिजल्ट ये निकला स्टूडेंट्स कि बोथ ऑफ द कम्युनिटीज रिस्पेक्टेड टू ईच अदर एंड पावर शेयरिंग बैलेंस देम एंड रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्शंस फ्रॉम देम। दोनों कम्युनिटी ने, डच वालों ने और फ्रेंच वालों ने, एक दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट किया, और क्या मतलब निकल के आया कि पावर शेयरिंग ने उनको बैलेंस कर दिया और कन्फ्लिक्शन उनका खत्म हो गया। बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग एंड गिविंग देयर बेस्ट टू अपलिफ्ट द लेवल ऑफ द कंट्री। और इससे फायदा क्या हुआ कि सिंस बोथ वे आर द पार्ट ऑफ देयर कंट्री, समझ रहे हैं आप ना, एंड सपोज करो कि दिस वाज गेनिंग एंड टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट वाज नॉट, so it was not being interested to help to do the best in the contribution of the country. But now after sharing of the powers, if both were getting the equal chances, then both were now contributing the upliftment of the country equally. दोनों बराबर अब हिस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेल्जियम्स कंडीशंस, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि पावर शेयरिंग की हेल्प से बेल्जियम्स ने खुद को बैलेंस किया और डेवलप कंट्री की लिस्ट में अपना नाम रखा, ठीक है ना।
व्हाट अबाउट श्रीलंका, ये नहीं कर पाया, समझिए कैसे। व्हाट हैपेंड इनटू श्रीलंका, हुआ क्या स्टूडेंट्स, गॉट फ्रीडम इन 1948, इंडिया गॉट फ्रीडम इनटू 1947 एंड श्रीलंका गॉट फ्रीडम इनटू 1948, ठीक है ना। सिंघाला वेयर सप्रेसिंग टू तमिल्स एंड मिसबिहेविंग लाइक अ डिक्टेटरशिप, है ना। जो सिंघाला थे वो तमिल को दबाते थे, आपको पता है वो 74% थे और ये लोग कम थे, तो ये उनको सप्रेस करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, ठीक है ना। और ऐसे बिहेव करते थे जैसे डिक्टेटरशिप हो ना, तानाशाही शासन हो। हैव द पावर इन द हैंड एंड मेड न्यू लॉ विच पेंड मच टू तमिल। हैव द पावर इन द हैंड, पूरी शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया, पूरी रूल कंट्रोल पावर अपने हाथ में ले लिया। कौन? सिंघाला ने। और किया क्या इन सिंघाला ने, सिंघाला वालों ने स्टूडेंट्स किया क्या कि एक नया गवर्नमेंट, नया मेड न्यू लॉ, नया कानून बनाया, विच पेंड मच टू तमिल, जिससे तमिल के लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ। मतलब उस लग रहा है देख कर ही कि उस रूल में तमिल वालों के वेलफेयर की कोई बात नहीं हुई थी, वेलफेयर तो छोड़ो, केवल उनके तकलीफ के बारे में देखा गया, है ना। फिर हुआ क्या, सिंघाला लॉ, देखो सिंघाला के लॉ में आया क्या, पहला, सिंघाला लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। Into the 1956, Sinhala passes some law in which they kept first law, Sinhala language was declared as an official language। पूरे श्रीलंका कंट्री में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई, और वो कौन सी लैंग्वेज थी? सिंघाला लैंग्वेज। आप बताओ ये ठीक है? ये ठीक नहीं है भाई, तो तमिल वाले कहाँ जाएंगे? यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू स्पीक योर ओन लैंग्वेज, ठीक है ना। ऐसा आप इंडिया में सोचो, किसी को फोर्स किया जाए कि भाई तू उर्दू ही बोलो, तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे? केवल तुम बांग्ला बोलो, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये सब एट्रोसिटी है, सब आउटरेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स। गिविंग प्रायोरिटी टू सिंघाला इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में भी किसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाने लगा? सिंघाला को। और भी कैसे? एट हाईएस्ट पोस्ट, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े पदों पर इन्हें किया जाने लगा, और तमिल वालों को छोटे छोटे, लाइक छोटे वर्कर्स के फॉर्म में, है ना, मेड के फॉर्म में, सर्वेंट के फॉर्म में, इस पोस्ट पर तमिल को सेलेक्ट किया जाने के अलाउ कर दिया गया, और बड़े बड़े पोस्ट पर किसको? सिंघाला को। तो ये तो पार्शियलिटी हो रही है, ये तो पक्षपात हो रहा है, ये गलत है, इससे अब कन्फ्लिक्शन बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रायोरिटी फॉर सिंघाला इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर एडमिशंस फॉर तमिल इन लेफ्ट सीट्स। देख रहे हो, प्रायोरिटी फॉर सिंघाला इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज में भी सिंघाला को ही ज्यादा मौका दिया जाने लगा एडमिशन के लिए। पहले कौन लेगा एडमिशन? सिंघाला। और अगर सीट्स बचा तो कौन लेंगे? तमिल वाले। देखो ये भी गलत हो रहा है, ठीक है ना। अब मतलब घड़ा भर रहा है, सर के ऊपर जा रहा है, नाक के ऊपर जा रहा है पानी, ठीक है। प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शंस वेयर फॉर बुद्धिज्म, ये देखो, या चूंकि आपको पता है ना, सिंघाला जो क्या थे, ये बुद्धिस्ट थे, तो ये लोग बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ पास कर दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ लॉ? मतलब कि बुद्धिज्म का प्रोपगेशन हो, प्रचार हो, प्रसार हो, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनका प्रोटेक्शन किया जाए। अरे भाई ये तो ठीक है, लेकिन हिंदू के मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ा जाने लगा, तो ये गलत हो रहा था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पूरा इम्बैलेंस हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? तमिल पीपल बिकम एंग्री ऑन सिंघालाज, तमिल के लोग सिंघाला पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए लॉ, सिंघालाज के लॉ पर, एंड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और हुआ क्या? डिमांड, कुछ मांग रखा उन्होंने। क्या मांग रखा? फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिल, पहली बात तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, ऐसा मांगा उन्होंने। इक्वल राइट फॉर सर्विसेज एंड एजुकेशन, शिक्षा में और नौकरी के क्षेत्र में बराबर का अधिकार मिले जितना कि सिंघाला को। दूसरा मांग तो जायज मांग है इनका ना, देयर डिमांड्स वेयर क्वाइटली लीगल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बट सिंघालाज इग्नोर्ड, लेकिन सिंघाला के हाथ में तो पावर था, सत्ता था, उसने इसको इग्नोर किया। स्टूडेंट देखो कितना बुरा यहीं पर लग रहा है, जब ये लोग, इन लोगों ने प्रोटेक्शन लॉ पास कर दिया बुद्धिज्म को लेकर के। एक बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एनी गवर्नमेंट दैट इज फोकसिंग मच ऑन द रिलीजियन बेस्ड पॉलिटिकल, तो वो दिक्कत तो करने वाली है। जो रिलीजियस के बेस पर गवर्नमेंट चलाए, ठीक है ना, वो तब फिर लड़ाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ। इक्वल राइट फॉर द सर्विस, अच्छा, बट सिंघालाज इग्नोर कर दिया, तो हुआ क्या? इट जनरेटेड अ वेरी ह्यूज कन्फ्लिक्शन बाय अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बड़े लंबे समय तक इनके बीच संघर्ष और तनाव चलता रहा, खूब लंबा चला। यहाँ अशांति फैल गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत बड़ा अंदर अंदर तूफान चलने लगा, है ना। इसीलिए ये डेवलप नहीं कर सका। कैसे? जब खुद के घर में ही लड़ाई होते रहेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हुआ क्या? तमिल्स मेड एन ऑर्गेनाइजेशन, तमिल ने खुद के अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसका नाम क्या था? लिट्टे, बहुत फेमस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
1976 में, 1976 ईस्वी में इट वाज अ सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ना, सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलगाववादी आतंकवादी ही कह सकते हो मिलिटेंट को, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था ऐसा संगठन बनाया जो लोग सेपरेटिस्ट हो गए, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट या यूं कह सकते हो सिंथाला गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए, अलगाववादी, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं अलगाववादी नेता वैसा करके, ठीक है ना। अच्छा, इनका फाउंडर कौन था देख लो, विलुपिलाई प्रभाकरन, ये इनका नाम था, ठीक है ना। वो इंटरेस्टेड नहीं है आप जानने में, आप में है भी नहीं, लेकिन चलो जान लेना। तो इसका हुआ क्या स्टूडेंट्स, इट लीड्स अ सिविल वार, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है ना। सिविल वार, सिविल वार का मतलब घर में ही वार हो गया, गृह युद्ध हिंदी में बोलते हैं, घर में ही। अरे भाई, एक घर था श्रीलंका जिसके 2 सदस्य थे, सिंघाला और तमिल, और बोथ वे आर नॉट बैलेंस्ड और बोथ वे आर नॉट सेटिस्फाइड टू ईच अदर, तो आपस में तो झगड़ा लड़ाई हो गई, तो अंदर अंदर ही कलह चालू हो गया और सिविल वार का जन्म हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या समझे आप कि सो भाई पावर शेयरिंग इज वेरी नेसेसरी, आप कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा किनारे हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे वाला कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हुआ था, हम इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक ना। एक एनसीईआरटी में बड़ा प्रीफर क्वेश्चन होता है, उसको देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि डू पावर शेयरिंग नेसेसरी, क्या पावर शेयरिंग जरूरी है किसी कंट्री के लिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। आप अपना व्यू बताइए, वैसे समझ तो गए होंगे कि क्यों जरूरी है ना। चलिए समझते हैं। तो कुछ आंसर्स हैं इसके, आप भी बना के लिख लीजिएगा। वैसे भी एसएसटी में अगर आप कैपेबल हैं, बना के लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, चीज़ों को इतना लर्न करके पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो समझ के ही लिखें, और जस्ट होप कि यू आर गुड एट योर स्पीकिंग। तो स्पीकिंग ठीक ठाक होगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो टेंशन और कन्फ्लिक्शंस रिड्यूस्ड ना, द टेंशन जनरेटेड अमंग सम कम्युनिटीज एंड सम ग्रुप्स रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पावर शेयरिंग, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं कम होगा। फिर आगे गुड फॉर डेमोक्रेसी, अगर आप डेमोक्रेसी कहते हैं किसी को, अगर आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं और उस डेमोक्रेसी में पावर शेयर ही ना हो तो फिर डेमोक्रेसी कैसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी मतलब सबको इक्वल राइट होना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति के पास अगर वो पावर हो, उस व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियां हो, तो फिर वो डिक्टेटरशिप वाला हो गया, मोनार्की वाला गवर्नमेंट हो गया, ठीक है ना। तो डिफर फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप एज एन ओल्ड टाइम, जैसा कि पुराने ज़माने में होता था, तो उससे अलग हो जाएगा अगर पावर शेयर कर देंगे आप तो। अगर नहीं करेंगे तो पहले वाला ही बात हो गया, तो फिर सारे कन्फ्लिक्शंस इस तरह से जनरेट क्यों हुए, इससे बढ़िया तो पहले वाला ही था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैटेगरी एंड कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, है ना। अगर ऐसा कर देंगे आप, पावर शेयरिंग कर देंगे, तो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको जब इक्वल पावर मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा, सबको कोई पार्शियलिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सब कंट्रीब्यूट करेंगे अपना अपना उस कंट्री को लेकर के, तो कंट्री का डेवलपमेंट अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक है ना। इट इज सेड दैट, और ऐसा कहा भी जाता है कि पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर सपोज दैट डेमोक्रेसी इज अ बॉडी, तो उसका सोल क्या हुआ, यही पावर शेयरिंग हुआ, है ना। लोकतंत्र की आत्मा क्या है, यही सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना। वेरियस कम्युनिटी, सॉरी ये यहाँ तक हो गया। फिर आगे चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज के डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हैं वो देखते हैं। तो पहला है हॉरिजेंटल शेयरिंग, है ना। हॉरिजेंटल शेयरिंग जो है उसको देखें आप, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। इसमें क्या हुआ कि किसी भी गवर्नमेंट की जो पावर है उसको इस 3 फॉर्म में बांट दिया गया, और इट्स गुड एग्जाम्पल इज इंडिया, भारत इसका बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बस माना, लेजिस्लेचर में क्या होगा, देखिए इसको विधायिका कहते हैं ना। विधायिका का मतलब, लेजिस्लेचर मतलब जितने भी, जैसे सुने आप एमएलसी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, है ना। तो लेजिस्लेट मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने भी पहले बात समझ लो आप, स्टेटमैन माने राजनेता, मतलब हमने क्या लिखा है, पॉलिटिशियंस, वो भी कौन, जैसे लीडर्स, जितने भी नेता होते हैं ना वो इसी में आएंगे। एमपी, एमएलए, एमएलसी, सांसद जो भी है ना, एमपी को ही बोलते हैं, वो इसी में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैंने इनका फंक्शन लिखा है, टू मेक लॉ, कानून यही बनाते हैं, ठीक है ना। किसी भी कानून को पास यही करेंगे, ठीक है ना, यही पास करेंगे, तो ये कानून बनाते हैं, इसलिए इनको हिंदी में विधायिका कहते हैं। विधि माने कानून, लॉ को यही बनाते हैं, ठीक है। नोट हमने लिखा है,
नोट से पहले आप ये देख लो, लेजिस्लेटर समझ गए आप, स्टेटमेंट नेताओं को कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव किसे बोलेंगे, है ना। देखिए ये है एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो यहाँ से रूल्स बन के आएंगे उनको उस सोसाइटी में, उस कंट्री में लागू किया जाएगा। तो इनका फंक्शन तो ये हो गया टू मेक लॉ, कानून को बनाना। इनका हो गया टू अप्लाई प्रॉपरली, इसी कानून को ठीक से उसमें लागू करना। ये ठीक से लागू करेंगे, ये बनाएंगे, ये ठीक से लागू करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल तो लीडर्स हो गए। इनके एग्जाम्पल्स कौन हुए, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो हो गए। फिर आखिरी है जुडिशरी, है ना, न्यायपालिका। ये जुडिशरी जो है वो क्या करेगी, इनमें इसके ऑर्गन कौन है, इनके ऑर्गन्स हैं, पुलिस हैं, कोर्ट कचहरी, है ना। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देख लो, टू कंट्रोल द ऑब्स्टिकल्स एंड डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इन इट्स पथ। इनके रास्ते में आने वाले जो भी बाधाएं हैं उनको यही कंट्रोल करेंगे, कौन, पुलिस और कोर्ट। भाई एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये लोग करेंगे, और नहीं जुडिशियल सिस्टम से करेंगे तो कोर्ट करेगा, लेकिन यही लोग करेंगे, ठीक है ना। इसलिए नोट में हमने लिखा कि ऑल आर इक्वल, सब बराबर होते हैं, हैव देयर ओन राइट, सबके अपने खुद के कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है ना। नहीं समझे आप स्टूडेंट्स, ऐसे समझिए कि अगर कोई लीडर्स मनमानी करता है तो उस पर इन जो ऑफिसर्स, ये जो पुलिस है ना, इनका इस पे कैप्चरिंग हो सकती है, इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, इनके ऊपर भी एक राइट है कि अगर ये चाहें तो इन अधिकारी को, इन पुलिस वालों को कोई मनमानी करते देखें तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। देखिए इनमें एक्सेप्शंस और करप्शंस को छोड़ करके, उसकी बात हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, वो हमें पॉलिटिक्स के नेट में नहीं आना है, ठीक है ना, हमको उससे क्या मतलब, ठीक है। पहला फॉर्म। दूसरा हुआ डिफरेंट लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के भी कुछ लेवल होते हैं, लेवल वाइज ये बटा हुआ है ना। जैसे पहला हम अपने कंट्री का ही देख लें, अदर कंट्रीज में भी ऐसा देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। जैसे आप अपने देश में ले लो तो मोर पावरफुल, कुछ ज़्यादा ही शक्ति होती है इसके कंपेयर टू अदर्स। एग्जाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है, ठीक है ना। जैसे बीजेपी की इस समय इंडिया में गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी है। स्टेट गवर्नमेंट आ जाओ तो वहाँ के जितने भी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हैं, चाहे जिस भी आधार पर हुए हों, भाषा के आधार पर हुए हों, धर्म के आधार पर हुए हों, है ना, जिस भी लोकेलिटी पर हुए हों, लेस पावरफुल कंपेयर टू दिस, इससे थोड़ी इसकी पावर कम होती है। इसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाओगे अगर आप तो लोकल लेवल पर भी आपको कुछ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, लोकल लेवल पर ना, अपने अपने एरिया में, ठीक ना, जिसको आप लिटिल पावर, थोड़ी कम शक्तियाँ होती हैं इसके पास, जैसे प्रधान हो गया, सरपंच भी कुछ जगहों पे चलता है, ठीक है ना। ये रहा स्टूडेंट्स दूसरा। थर्ड की बात करें तो वेरियस कम्युनिटी द पावर इज शेयर्ड, है ना। वेरियस कम्युनिटी, इन लिख दें क्या यहाँ पर, है ना, ज़्यादा बेटर होगा अगर ऐसा लिख दिया जाए कि इन, है ना, इन वेरियस कम्युनिटी द पावर इज शेयर्ड। कुछ कम्युनिटी में भी पावर शेयर्ड होता है, कैसे, जैसे देख लो सोशल ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स। जैसे अपने इंडिया में आप सुने होंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, है ना। तो इस तरह से कुछ रिलीजियस को लेकर, कुछ सोसाइटी को लेकर के, कुछ स्पेशल कम्युनिटी का अपना एक पावर वहाँ भी शेयर होता है। मतलब उनको भी इस तरह की शक्ति मिली हुई है कि वो अपने कम्युनिटी को लेकर के, अपने ग्रुप को लेकर के कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और वो सबसे फॉलो करवा सकते हैं, ठीक ना। ये उनका खुद का डिसीजन होगा, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखें आप, आखिरी है, ठीक है ना, आखिरी आप समझें स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये रहा रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन की बात करें तो ये क्या हुआ, पहले आप इसको पढ़ लें कि इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स फॉर सोशल विकर्स, है ना, इसको सही कर लीजिए, सोशल विकर्स, है ना, सोशल विकर्स एंड डाउन वाटेड पीपुल इन द सोसाइटी टू अपलिफ्ट ऑल द ग्रुप्स एंड इक्वलाइज देम। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, वैधानिक कानूनी तौर पे संवैधानिक तरीके से कुछ अधिकार दिए गए हैं फॉर सोशल वीकर्स, सामाजिक रूप से कमजोर, दबे कुचले, गरीब वर्ग या फिर दलित वर्ग जो लोग होते हैं उनके, एंड डाउन वाटेड पीपुल, जो इस तरह से दबे कुचले लोग हैं, ठीक है ना, जिनकी अपलिफ्टिंग नहीं हो पाई है, जो तबका दबा हुआ है, जो वर्ग दबा हुआ है, ठीक, इन द सोसाइटी टू अपलिफ्ट ऑल द ग्रुप्स, है ना। तो समाज में इस सभी ग्रुप को उठाने के लिए एंड इक्वलाइज देम, उनको बराबर करने के लिए एक रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है। अब आप इसके कुछ चक्र में न फंसें, इसके डिबेट में न फंसें
कि सर रिजर्वेशन सही है कि नहीं है, गलत है कि क्या, छोड़ो, ये हमें आपको नहीं जानना है, ठीक ना। हम स्टूडेंट्स को इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, वो दूसरा विषय हो गया। अब जातिगत होगा कि आर्थिगत होगा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जानना है, आप सीखिए बस केवल, ठीक ना, इसके डिबेट में ना फंसिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने पूरा आपको बताया। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों जरूरी है। हम करें अगर समाज का कोई तबका इस तरह से दबा है, वो ऊपर नहीं उठ रहा है बहुत दिनों से, काफ़ी जनरेशन से, तो उसको उठाने के लिए इस तरह की अगर कोई व्यवस्था की गई है तो आप इसको इसलिए पावर शेयरिंग का एक अंग मानिए, क्योंकि उसे भी इसको एक बार खुद को उठाने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिस तरह से पावर को इक्वलाइज किया गया उस तरह से ये उसके कुछ टाइप्स रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर सिविक्स का, पावर शेयरिंग। हमने पूरा बेस्ट कोशिश करा और बड़ा इजी लैंग्वेज में कोशिश किया। और वैसे आपको भी मैं एक तरीका बताऊं कि डोंट ट्राई टू कॉपी डाउन ऑल द थिंग्स गिवन इन योर स्पेशली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स इन द बुक लैंग्वेज, ठीक है ना। कोशिश मत करो, ट्राई टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर ओन लैंग्वेज, अब अपने भाषा में लिखिए उसको, तो इससे मेमोरी नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार समझ के भी चीज़ों को लिख सकते हैं। द कंडीशन इज सिंगल दैट इफ़ यू आर कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन, अंडरस्टैंड्स। तो आई जस्ट होप दैट you all belongs from CBSE board and you all are worthy to speak in English. Otherwise you must try to speak and try to write in English, ठीक है ना। तो गलत से कुछ लिखा करोगे धीरे धीरे आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब कोई अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है।